नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक डोभाल। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी के 50 दिन बाद धीरे धीरे संभलेंगे हालात। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं बचेंगे नए पाप करने वाले भ्रष्टाचारी। विपक्ष पर लोकसभा में नहीं बोलने देने का आरोप। नोटबंदी पर बार बार रुख बदल रहे हैं प्रधानमंत्री, विपक्ष का आरोप। कहा, समाधान की बजाय सिर्फ भाषण पर ध्यान। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में। भाई और वकील भी 14 दिसंबर तक हिरासत में। त्यागी ने कहा, सौदे का फैसला था सामूहिक। शशिकला संभाल सकती हैं एआईएडीएमके की कमान। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की गुजारिश। कहा, जल्द चुन लिया जाएगा अगला महासचिव। और ट्रंप को जिताने के लिए चुनाव के दौरान रूस ने की साइबर हैकिंग। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की रिपोर्ट। राष्ट्रपति ओबामा ने दिए जांच के आदेश। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। जनसभाओं में नोटबंदी पर बयान देने की मजबूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्हें लोकसभा में बोलने ही नहीं दे रहा है। गुजरात की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद नए पाप करने वाले भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के डीसा में रैली की। उन्होंने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में अवरोध को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संसद में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, इसलिए उन्होंने जनसभा में बोलने का फैसला लिया। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को ताकत देने के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन विपक्ष के गुमराह करने के बाद भी लोग सरकार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने की अपील की। ये नोटों के पहाड़ हमारे अर्थतंत्र को दबोच रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचारियों को वो काम आ रहे हैं। कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री ने डीसा में बनास डेयरी के एक प्लांट का भी उद्घाटन किया। बाद में प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी, विधायकों और निगमों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें नोटबंदी के फायदे को जनता के बीच ले जाने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी के 50 दिन बाद धीरे धीरे लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। गुजरात में जिस रैली का हम जिक्र कर रहे हैं उसे संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने बयान का जो ये दिया है, उन्होंने उसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की है। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के चलते जनता से केवल 50 दिन दिक्कत की बात कही थी, लेकिन शनिवार को गुजरात की रैली में उन्होंने 50 दिन के बाद धीरे धीरे लोगों की दिक्कत कम होने की बात कही है। प्रधानमंत्री के इस बयान और संसद में गतिरोध पर दिए बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पता है कि नोटबंदी का अभियान नाकामयाब हो गया है और उनके पास नोटबंदी के चलते लोगों को हो रही दिक्कत का समाधान नहीं है और वो केवल भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। साथ ही संसद में प्रधानमंत्री से बहस का जवाब देने की मांग दोहराई है। करोड़ों भारतवासी एक महीने से बैंक और एटीएम के सामने कतारों में खड़े हैं। 111 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री संवेदनहीन है। वो संसद के बाहर बोलते। हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हमारी मांग है कि वो आएं, पर हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। कि वो केवल आएंगे और इंटरवीन करेंगे, वो बोलेंगे और चले जाएंगे, वो हमको मंजूर नहीं है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। जो थोड़ी बहुत ताकत थी काम करने की वो भी कम गई। सैकड़ों लोग डेथ कर गए। खैर वो अच्छा हो, पार्लियामेंट आकर के डिबेट करे तो सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। अब भाषण पे भाषण में कैसे दो। संसद के शीतकालीन सत्र में नोटबंदी को लेकर गतिरोध के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित रही है। राज्यसभा में जहां विपक्ष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी और जवाब की मांग कर रहा है, वहीं लोकसभा में विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री चर्चा के दौरान बहस में हिस्सा लेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बीच जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में नए नोट जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग के छापे में तमिलनाडु के वेल्लोर में छापेमारी की गई। इसमें 24 करोड़ रुपए नए नोट जब्त किए गए हैं और अब तक 142 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। अगर कर्नाटक की बात करें तो चित्रदुर्ग और हुबली में 5 करोड़ 70 लाख रुपए के 2000 के नए नोट जब्त किए गए हैं। साथ ही 90 लाख रुपए के पुराने नोट भी मिले हैं। इसके अलावा 32 किलो सोना भी मिला है। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और आयकर विभाग के छापों में करोड़ों रुपए के नए नोट बरामद हो रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी आयकर विभाग ने 7,20,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। सीबीआई ने हैदराबाद में डाकघर के अधिकारी के घर से 2000 के नई करेंसी के साथ 65 लाख रुपए पकड़े हैं। सीबीआई ने बताया है कि केएस बाबू नाम के इस डाक अधिकारी ने अवैध तरीके से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोटों के बदलने की एवज में ये कमीशन लिया था। नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। नीति आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से कहा है कि वो इंसेंटिव स्कीम बनाए। इसमें लोगों को कई इनाम दिए जाएंगे और हर हफ्ते लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। साथ ही हर 3 महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नीति आयोग ने एनपीसीआई से कहा है कि वो योजना बनाते वक्त गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और लघु उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका खास ध्यान रखें। इस बारे में दिशा निर्देशों को जल्द जारी किया जाएगा। 1000 और 500 के नोट बंद करने के 1 महीने बाद का हालात का जायजा लेने राज्यसभा टीवी की टीम झारखंड पहुंची। सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था के दावे कितने सही हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, ये कितने कामयाब हो रहे हैं, हमने इसकी पड़ताल की। नोटबंदी के असर को जानने के लिए रांची से हमारी टीम ओडिशा के राउरकेला जाने वाले हाईवे पर निकली। रास्ते में कई पेट्रोलियम पंप पर हमने अपने डेबिट कार्ड से डीजल लेने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन न होने के चलते हमें निराश होना पड़ा। लगने वाले हैं यहाँ, तो बैंक को भी हम लोग बोले थे, लेकिन बैंक वाला उस तरह का हम लोग को यहाँ तक अभी तक यहाँ सुविधा नहीं दी है। इसके चलते पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। देखिए आगे तो बोल रहा है कि लगेगा करके सेल्स अफसर यहाँ के। कई पेट्रोल पंपों से खाली हाथ लौटने के बाद जब हम आगे बढ़े तो करीब 150 किलोमीटर बाद सिमडेगा के करीब एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड स्वीकार किए जा रहे थे। बावजूद इसके पंप पर काम करने वालों का कहना है कि नोटबंदी के चलते उनकी बिक्री प्रभावित हुई है। 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं और अब पेट्रोल पंप पे भी चलना बंद हो गए हैं जी। तो उसके बाद सेल पे कितना असर पड़ा है? उसका असर तो पड़ा है, पर यहाँ के लोग जो लोकेलिटी है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। पहले जैसे ये बता रहे थे कि पहले आप दिन का 5000 लीटर तक तेल बेचते थे जी, अभी कितना बच रहा है? अभी सर उसका तो असर काफ़ी पड़ा है ट्रांसपोर्ट पे, जिसके कारण 1000-2000 के आसपास सेल हमारा आ गया है। नोटबंदी के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रही सरकार के सामने देश के ग्रामीण इलाकों में दोहरी चुनौती है।
पहली ग्रामीण भारत की बैंकों तक पहुंच और दूसरी दूरसंचार का नेटवर्क। देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीद पर कई तरह की छूट का ऐलान जरूर किया है, लेकिन अभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पहुंच देश में बहुत सीमित है। रांची से करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद ये हमें पहला पेट्रोल पंप मिला है जो बीरू सिमडेगा में है, जहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड काम कर रहा है। कैमरामैन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, सिमडेगा, झारखंड। रेलवे स्टेशन में टिकट बुक कराने में आज से 500 के पुराने नोट नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले से सफ़र के दौरान और जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक बंद होने और एटीएम में कैश नहीं होने से लोग खुले पैसे के लिए परेशान होते नजर आए। 10 दिसंबर से मेट्रो, रेलवे स्टेशन और सरकारी बसों के टिकट लेने के लिए 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए हैं। पहले इनकी मियाद 15 दिसंबर तक थी। पहले से तो 15 तारीख का था, लेकिन बाद में आज बंद हुआ या कल बंद हुआ ये हमको जानकारी नहीं था, क्योंकि समाचार मैंने नहीं सुना था। बहुत ज़्यादा खुले पैसे लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 2000 का नोट में कोई पानी नहीं देगा। ये बोला कि 500 का 1000 का नहीं लेंगे, 100 का नोट लेंगे, 100 या 50, 10 जो भी हो वो ले लेंगे, मगर 500 का, 100 का, 1000 का नहीं लेंगे। सीबीआई ने आज वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उन्हें 14 दिसंबर तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अदालत ने उनके भाई संजीव और वकील गौतम खेतान को भी 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में त्यागी के वकील ने कहा कि यह सौदा सामूहिक रूप से लिया गया फैसला था, जिसमें पीएमओ भी शामिल था। पूर्व वायुसेना प्रमुख का कहना है कि पीएमओ से मीटिंग के बाद समिति ने सौदे की शर्तों में बदलाव किए। सीबीआई ने कल एसपी त्यागी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में हुई है। सौदे के तहत 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। आरोप है कि कंपनी ने 423 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। और इसी बीच वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने त्यागी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि इससे वायुसेना की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। Very unfortunate episode, and the incident obviously acts adversely on the reputation of a very professional force, the Indian Air Force. I'm sure that law of the land, the judicial system will delve into it. जयललिता के बाद शशिकला को पार्टी की कमान संभालने का आग्रह किया जा रहा है। एआईएडीएमके के ट्विटर पर कहा गया है कि पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों ने शशिकला से पार्टी की कमान संभालने की गुजारिश की है। इस बीच एआईएडीएमके ने पार्टी में मतभेद की खबरों का खंडन किया है। इसके साथ ही जयललिता की करीबी सहयोगी रही वीके शशिकला का भी बचाव किया गया है। पार्टी का कहना है कि शशिकला पार्टी की अहम सदस्य हैं और पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं है। पार्टी के संगठन सचिव सी पुन्नयना का कहना है कि जल्द ही पार्टी का अगला महासचिव चुना जाएगा। उन्होंने अगले महासचिव को लेकर मीडिया में किए जा रहे दावों को अफवाह और झूठ करार दिया। शशिकला ने राज्य के मंत्रियों के साथ मुलाकात भी की थी। इसके साथ ही पार्टी ने जयललिता की वसीयत पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। जयललिता के निधन के बाद आज तमिलनाडु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने की। The election of the General Secretary is concerned, there are rumors, untrue informations in lot of media, press and TV media. They are all not true. No, but there is no competition in the party for the General Secretaryship. There is no infight within the party for the post. People are united, all the cadres are united, all the higher level other office bearers are united. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 23 और उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। इन नामों में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शिवपाल यादव ने लखनऊ में नामों का ऐलान किया। पहले से घोषित 7 उम्मीदवारों के टिकट भी काटे गए हैं। नए उम्मीदवारों की सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनसे अखिलेश यादव की नाराजगी कई बार सामने आई है।
राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को कानपुर कैंट से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिब्तुल्ला अंसारी को मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वाट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। भारत दौरे पर आई वियतनाम की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष गुएन थी किम गान ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी मुद्दों समेत क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान वियतनाम के संसद का प्रतिनिधिमंडल भी साथ था। गुएन थी किम गान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। इनके अलावा सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह भी मौजूद थे। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आज किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर दिया गया। एम्स के मुताबिक सुषमा स्वराज की सर्जरी करीब 5 घंटे तक चली। पीटीआई के मुताबिक सुषमा स्वराज को एक महिला ने किडनी दी है जो उनकी रिश्तेदार नहीं है। एम्स का कहना है कि इस ट्रांसप्लांट में एम्स के निदेशक MC मिश्रा, VK बंसल और संदीप अग्रवाल सहित देश के कई प्रख्यात सर्जन शामिल थे। सर्जरी के बाद विदेश मंत्री को ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो ICU में आराम कर रही हैं और रिकवरी एज एक्सपेक्टेड हो रही है। उनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड लाइंस पे अनइवेंटफुल हो जाएगी अगले कुछ दिनों में और वो अपने काम पे वापस जा सकेंगी। पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की चादर से ढका हुआ है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं। लोगों को गाड़ियां चलाने में मुश्किलें हो रही हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली की तरफ अगर हम जाएं तो जीरकपुर से ही आपको पता लग जाएगा कि कोहरा किस कदर गिरा हुआ है। विजिबिलिटी 0% है और कार चलाने में इतनी दिक्कत आती है कि आप हेडलाइट भी ऑन कर दो, ब्लिंकर भी ऑन कर दो, लेकिन सामने से हमेशा खतरा बना रहता है कि कब कोई दूसरा व्यक्ति कार में आके ना लग जाए। कोहरे की मार का ट्रेनों की आवाजाही पर भी खासा असर पड़ रहा है। 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 15 से ज्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और 10 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के लेट होने से लोगों को रातें स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ रही हैं। 12 से 24 घंटे के बीच ट्रेनें लेट चल रही हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, 1-2 घंटा हो गया वेट करते हुए। मतलब ट्रेन बहुत लेट आ रही है, यानी कि फॉग की वजह से, ठंड की वजह से। कल रात 3 बजे से बैठे हुए हम लोग। हमें जाना फरक्का, बहुत ज़्यादा दिक्कत है कोहरे की वजह से। कल सारा दिन हो गया, दोपहर हो गई, कल रात के भी हैं ही हैं और आज सुबह हमारी 7:30 बजे की गाड़ी है। घने कोहरे ने हवाई यातायात पर भी असर डाला है। कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं ठंड बढ़ने से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में लोगों को अभी घने कोहरे और ठंड से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरिया से जुड़ा एक प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। भारत के साथ 35 देश भी अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में सीरिया में तत्काल संघर्ष विराम और युद्ध से तबाह हो गए देश में सहायता मुहैया कराने की मांग की गई है। हालांकि कनाडा की अगुवाई में लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 122 और इसके खिलाफ 13 मत पड़े। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भारत अपने परंपरागत दृष्टिकोण के कारण मतदान में अनुपस्थित रहा।
भारत हमेशा मानवीय मुद्दों का राजनीतिक मुद्दों के साथ घालमेल का विरोध करता रहा है और इस प्रस्ताव में बहुत से मानवीय और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ रखा गया था जो विवादास्पद हैं। चीन, रूस, ईरान और सीरिया ने महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। वहीं बांग्लादेश, इराक, लेबनान, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए साइबर हैकिंग की थी। इस मामले में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जांच के आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले की रिपोर्ट उनके कार्यकाल में ही दाखिल की जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सीनेटरों को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में रूस का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हैकरों ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में साइबर हैकिंग की है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। Unfortunately, this activity is not new to Moscow. We've seen them do this for years, try and meddle in elections and engage in similar activities in Europe and in across Asia. So they unfortunately have a long record of this, but the president has made clear to President Putin that this is unacceptable. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सत्ता हस्तांतरण दल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है। इधर राष्ट्रपति ओबामा चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तरह से जांच हो और ये जांच उनके कार्यकाल में ही पूरी की जाए। President earlier this week instructed the intelligence community to conduct a full review of the pattern of malicious cyber activity related to our presidential election cycle. So he's requested this report be completed and submitted to him before the end of his term. राष्ट्रपति चुनाव की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपने ईमेल हैक होने के बाद शक जताया था कि रूसी हैकर्स अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी की इस आशंका को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ओडिशा के राउरकेला में बीजू पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में ओडिशा की कुल 1458 टीमें भाग ले रही हैं। ये नज़ारा है बीजू पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का। राउरकेला के हॉकी स्टेडियम में ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। इस दौरान ओडिशा के आदिवासी गांव से आए 10,000 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी मौजूद थे। चैंपियनशिप का उद्घाटन करने आए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी खिलाड़ियों के इस सैलाब से काफी प्रभावित नजर आए। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम के अलावा पूर्व हॉकी खिलाड़ी और राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की भी मौजूद थे। मैंने कभी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल देखा है, कभी कभी पॉलिटिकल या कल्चरल मीटिंग्स भी देखी हैं, मगर स्पोर्ट्स की मीटिंग इतने बड़े स्टेडियम में कभी नहीं देखी है। इतना बड़ा हॉकी टूर्नामेंट दुनिया में कहीं नहीं होता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छोटा नागपुर इलाके के आदिवासी खिलाड़ियों की तारीफ की। ये कभी कभी ओलंपियन से मिलने का मौका मिला है, मगर इतने ओलंपियन से एक साथ मिलने का कभी मौका नहीं मिला। नौजवानों ने इस खेल को जारी रखा है और यहाँ की सरकार ने और यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको पूरी तरीके से एनकरेज किया। ओडिशा के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की करीब 1,500 टीमें अगले 60 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, राउरकेला। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में भारत ने 51 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत ने 7 विकेट पर 451 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली नाबाद शतक के साथ मैदान पर डटे हुए हैं। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और कप्तान विराट कोहली के शतकों से भारत ने पहली पारी में बढ़त हासिल कर ली।
दिन के पहले सत्र में मुरली विजय ने शानदार शतक जड़ा और 136 रनों की पारी खेलकर वो आदिल राशिद का शिकार बने। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने शानदार खेल का नमूना पेश करते हुए 15वां टेस्ट शतक जड़ा और इस दौरान वो 4000 रनों का आंकड़ा भी पार कर गए। अभी वो 147 रन बनाकर नाबाद हैं। दूसरे छोर पर जयंत यादव 30 रनों पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे सत्र में भारतीय टीम लड़खड़ाई और करुण नायर, पार्थिव पटेल, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा टिक नहीं पाए। एक समय 3 विकेट पर 262 रन बनाने वाली भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन 362 रनों पर भारत के 6 विकेट गिर गए। इसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड की पहली पारी में 400 रनों के जवाब में भारतीय टीम जल्दी सिमट जाएगी, लेकिन विराट कोहली और जयंत यादव ने मोर्चा संभाले रखा। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली, जो रूट और आदिल राशिद ने 2-2 विकेट लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया है। 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में देश भर के युवा वैज्ञानिक शामिल हैं। दिल्ली में इस समय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पर देश भर से आए युवा वैज्ञानिक एकजुट हैं, जहाँ वो एक दूसरे से अपने आविष्कार और विचार साझा कर रहे हैं। यहाँ विज्ञान चलचित्र मेले की शुरुआत हुई है। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। यहाँ विज्ञान के अलग अलग विषय पर 85 फिल्में दिखाई गईं। बच्चों को विशेष रूप से हमने इसमें इन्वॉल्व इसलिए किया है क्योंकि ये भारत का भविष्य है और यही जो है आने वाली 21वीं शताब्दी में तय करेंगे कि भारत जो है तकलीफ़ों के साथ रहेगा या तकलीफ़ों को विज्ञान के माध्यम से दूर करेगा और इनको जीवन के अंदर विज्ञान के माध्यम से अपने देश के लिए महान काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस विज्ञान मेले में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियों और प्रयोगों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यंग साइंटिस्ट मीट, साइंटिफिक वर्कशॉप और मेगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो का भी आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय विज्ञान मेले में युवा वैज्ञानिकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर एक साथ 600 छात्रों ने आइंस्टाइन के रूप में तैयार होकर सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। आज़ाद भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की आज जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई सांसदों ने सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेता मौजूद थे। उनके साथ अधिकारी भी मौजूद थे। राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में सालेम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण नेता के साथ साथ वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारत के गृह मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। राजा जी के नाम से मशहूर राजगोपालाचारी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।